वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। अगला टॉपिक हमारा आता है वन्य जीव प्रबंध। वाइल्ड लाइफ को हमने कैसे मैनेज कर रखा है, प्रबंध कर रखा है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए हमारे पास में जो है नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क। दूसरा अभयारण्य, अभयारण्य जिसको हम अंग्रेजी में सेंचुरी कहते हैं। तीसरा हमारे पास में जो है आखेट निषेध क्षेत्र है। चौथा हमारे पास में बायोस्फीयर जोन या बायोलॉजिकल पार्क या बायोस्फीयर क्षेत्र। पांचवा हमारे पास में जो है टाइगर रिजर्व। छठा हमारे पास में आता है ब्लैक डियर पार्क, कृष्ण मृग पार्क। सातवां हमारे पास में आ सकता है कंजर्वेशन सेंटर। कंजर्वेशन सेंटर। इन सभी चीज़ों की स्थापना करके और हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, हमारे जो वन्य जीव है, उनको हम मैनेज करते हैं, उनकी हम देखभाल करते हैं। जैसे अपन क्या होता है कि अपने पास से मान लीजिए 50 गाय भैंस हैं, तो अपन क्या करते हैं, एक बाड़ा लेते हैं, उसमें उसको मैनेज करते हैं। गायों के लिए चारे की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास में टाइगर है, लॉयंस है, डियर है, जितने भी ये है हमारे पास में, उन सबको हम इनके माध्यम से मैनेज रखते हैं। पहला पॉइंट तो इसमें यह है सबसे महत्वपूर्ण कि इनकी संख्या क्या है। इनकी संख्या को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। नेशनल पार्क कितने हैं संख्या में? 3। अभयारण्य या सेंचुरी कितनी है संख्या में? 27। आखेट निषेध क्षेत्र संख्या में कितने हैं? 33। बायोस्फीयर क्षेत्र संख्या में कितने हैं? 3। टाइगर रिजर्व संख्या में कितने हैं? 4 हो गए, एक और आ गया 5। कृष्ण मृग पार्क संख्या में कितने हैं? 7। कंजर्वेशन सेंटर 22 थे, 24 थे, 26 हो गए। अब मेरे हिसाब से ये 29 हो चुके हैं। ये तो इनकी संख्या ध्यान रखनी है। वो पूछेगा राजस्थान में कितनी सेंचुरी स्थापित है, राजस्थान में कितने आखेट निषेध क्षेत्र है। संख्या तो सबको अच्छी तरह से ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद में मीनिंग्स आ सकता है। नेशनल पार्क किसको कहेंगे, सेंचुरी किसको कहेंगे, नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या अंतर होगा। कई बार एक ही पार्क, एक ही स्थान के लिए हम नेशनल पार्क का भी प्रयोग कर लेते हैं और हम सेंचुरी का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे घाना बर्ड सेंचुरी, और इसी का दूसरा नाम क्या है, केवलादेव नेशनल पार्क। दोनों एक ही चीज़ है। लोग बोलचाल में घाना बर्ड सेंचुरी भी बोल देते हैं और केवलादेव नेशनल पार्क भी बोल देते हैं। बोलने में दोनों बोल देते हैं, जबकि नेशनल पार्क और सेंचुरी में स्पष्ट अंतर होता है। ये उच्चारण क्यों कर रहे हैं इसका भी अपन कारण देखेंगे। नेशनल पार्क जो है हमारा जो संविधान है, संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं भाई? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उस 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में जो है प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा है। प्रशासन की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। कौन कौन सी शक्तियां भारत सरकार इस्तेमाल करेगी और कौन कौन सी शक्तियां राज्य सरकार इस्तेमाल करेगी। राजस्थान का मुख्यमंत्री भी है, उसके भी अपनी खूब सारी पावर्स है। भारत का प्रधानमंत्री है, उसके भी अपनी खूब सारी पावर्स है। कौन सी पावर्स का इस्तेमाल भारत सरकार करेगी, कौन सी पावर का इस्तेमाल राज्य सरकार करेगी। शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। इसमें नेशनल पार्क जो है वो किस में है? वो संघ सूची में है।
संघ सूची यानी कि वह विषय जो भारत सरकार के अधीन है, जिनका काम, जिनकी देखभाल करना, जिनकी पावर का प्रयोग करना किसके पास है? भारत सरकार के पास है। और सेंचुरी जो है वो किस में है? राज्य सूची में है। सेंचुरी की स्थापना करना, सेंचुरी की देखभाल करना, वो सब किसके पास में है? राज्य सरकार के पास में। अपन ने कहा ताल छापर में ब्लैक डियर सेंचुरी है, ताल छापर कृष्णमृग सेंचुरी, तो वो किसके अधीन है? राज्य सरकार के अधीन है। और मैंने कहा रणथंभौर नेशनल पार्क, तो वो किसके अधीन आएगा? भारत सरकार के अधीन आएगा। अब ये कई बार डबल क्यों बोल देते हैं? एक्चुअल में कोई स्थान सेंचुरी होता है और राज्य सरकार के पास होता है। भारत सरकार देखती कि वो स्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य सरकार इस स्थान की देखभाल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी, तो भारत सरकार उसको अपने पास में ले लेती है। तो गाना बर्ड सेंचुरी जो थी ये 1981 तक राज्य सरकार के पास में थी। 1981 में इसको भारत सरकार ने अपने पास ले लिया, लेकिन हमने क्या है, बोलना नहीं छोड़ा। बोलना हमने जिन्ना रोड भी बोलते हैं, सुभाष पार्क कोई नहीं बोलते, सुभाष चंद्र रोड जो है ना वो कोई नहीं बोलता है, क्योंकि जबान पे कई रोड ही बोलते हैं, महात्मा गांधी मार्ग बहुत कम बोलते हैं। तो वही है कि सेंचुरी हम बोल देते हैं, लेकिन सेंचुरी बेसिकली है नहीं, ये बोलचाल में इस्तेमाल है। इसका सही नाम क्या है? केवलादेव नेशनल पार्क। तो 1981 से पहले ये सेंचुरी था, तो हमने सेंचुरी बोलना जारी रखा अभी भी। अब चाहे तो इसको नहीं बोलना चाहिए, इसको वैसे लीगल रूप से अब आजकल इस्तेमाल होता ही नहीं है, लेकिन मान लो कई जगह आ जाती है गाना बर्ड सेंचुरी, तो इट मीन्स वो पुराना नाम लिखा हुआ है, जो आजकल किस में कन्वर्ट हो चुका है? केवलादेव नेशनल पार्क में कन्वर्ट। अब कई बार होता है ना, छोटे बच्चे का नाम पप्पी रख दिया आपने, किसी का टॉमी रख दिया, अब हो गया 50 साल का, उसको टॉमी इधर आओ, तो वो क्या होगा? वो ऐसे वो वाली बात होगी कि मतलब वो उसका नाम वही पुराने पड़ा हुआ है। अब वो 50 साल का टॉमी तो होगा नहीं, लेकिन उसको बच्चे को बोलते हैं तो वो उस स्टाइल के अंदर। तो क्या ये इसका नाम पुराना ये था, सही नाम केवलादेव नेशनल पार्क। तो ये तो हो गया इसके अंदर अंतर। पहले अपन देखें नेशनल पार्क और सेंचुरी में अंतर रखा। आखेट निषेध क्षेत्र क्या होगा? देखिए शिकार तो वैसे ही पूर्णतः रोक है, आर्टिकल 72 शिकार पर तो वैसे भी पूर्णतः रोक है, लेकिन अपन ने जो है रक्षित वन पढ़ा था। समय समय पर सरकार कानूनी प्रक्रिया को अपना करके, कानून का सहारा लेकर के और न्यायपालिका का सहारा लेकर के और किसी स्थान पर शिकार करा सकती है, कटाई करा सकती है। लेकिन आखेट निषेध जो क्षेत्र होगा वहाँ कानून से ऊपर होगा, कानून से ऊपर होगा। यहाँ सरकार कभी भी किसी भी हालत में शिकार की अनुमति नहीं दे सकती, किसी भी हालत में कटाई की अनुमति नहीं दे सकती, किसी भी हालत के अंदर। जबकि बाकी जगह क्या है, सरकार कानून बना करके कटाई की अनुमति दे सकती है, जैसा कि अपन ने रक्षित वन में पढ़ा था, कानूनी प्रक्रिया को अपना करके। लेकिन यहाँ कानूनी प्रक्रिया नहीं अपना करके, कानूनी प्रक्रिया को अपना करके भी कटाई की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये स्थान जो होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया के या तो लोकल रिलीजियस स्पॉट होते हैं या लोकल जो है कोई एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ कोई फेमस स्थान होता है। जैसे मैंने आपको कहा मुकाम एक आखेट निषेध क्षेत्र है, विष्णु का स्थान है, वहाँ जान लीजिए हिरण संख्या में ज़्यादा हो गए, सरकार 100 हिरण मारने की अनुमति दे सकती है क्या? किसी भी हालत में नहीं, किसी भी हालत में नहीं दे सकती। खेजड़ली जहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई का आंदोलन हुआ था, क्या सरकार वहाँ 100 पेड़ खेजड़ी के काटने की अनुमति दे सकती है क्या? नहीं दे सकती, क्योंकि वो एक आस्था से, भावना से, लोकल किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ विषय होगा। तो आखेट निषेध क्षेत्र वो होता है जिसको सरकार कभी भी किसी भी हालत में अनुमति नहीं दे सकती है। कुल 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा ऐसे क्षेत्र जो है ये जोधपुर में स्थापित किए गए। तीनों में अंतर फर्क हो गया। ये भारत सरकार के अधीन आते हैं, राज्य संघ सूची का विषय है, भारत सरकार इसको स्थापित करेगी। ये राज्य सरकार का विषय आता है, राज्य सरकार स्थापित करेगी। और आखेट निषेध क्षेत्र जो है यह जो है किसी स्थान के जिला कलेक्टर की सिफारिश पर राज्य सरकार स्थापित करते हैं, जो किसी जन आंदोलन से, किसी धर्म से, किसी भावना से जुड़े होते हैं। बायोस्फीयर जोन, जिसको अपन बायोलॉजिकल पार्क भी कहते हैं,
बायोस्फीयर जोन्स होते हैं, ये 3 है संख्या में, लंबा चौड़ा हरा भरा क्षेत्र जहां पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखा हुआ है। किसी क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हरियाली बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, जीव जंतु बहुत ज़्यादा है, तो सरकार उसको बायोस्फीयर जोन घोषित कर देती है। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बचाना, वहाँ के जो जीव जंतु है उनको बचाना, जो वाइल्ड लाइफ है उसका प्रोटेक्शन करना, ये बायोस्फीयर जोन द्वारा किया जाता है। नाहरगढ़ बायोस्फीयर जोन है, सज्जनगढ़ बायोस्फीयर जोन है। नाहरगढ़ बायोस्फीयर जोन में जाएंगे तो भालू हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे। माचिया बायोस्फीयर जोन है जोधपुर के अंदर। टाइगर रिजर्व, टाइगर देखिए अपना नेशनल एनिमल्स भी है, और एशिया में मैंने आपको बताया था 90% टाइगर जो है वो इंडिया के अंदर और पाकिस्तान, इसके इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो अपना एशियन स्थान है वहीं पर मिलते हैं 90%। बीच में एक बार टाइगर का शिकार बहुत ज़्यादा होने लग गया था, क्योंकि टाइगर की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत थी। आजकल सरकार ने टाइगर रिजर्व, पर्टिकुलरली टाइगर की सुरक्षा के लिए 5 जो है वो टाइगर रिजर्व स्थापित किए थे। ये टाइगर रिजर्व या तो किसी नेशनल पार्क में हो सकता है, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व स्थापित है। सेंचुरी में हो सकता है, जैसे सरिस्का है, टाइगर रिजर्व में है। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है। तो सेंचुरी भी हो सकता है, कोई नेशनल पार्क भी हो सकता है। ब्लैक डियर पार्क जो काले हिरणों के अलग से सरकार ने स्थापित। कंजर्वेशन सेंटर जो होता है वो एक विशेष क्षेत्र होता है जहां किसी विशेष प्रजाति को सुरक्षित किया जाता है। कोई प्रजाति जो है, कोई विशेष प्रजाति अगर किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा है तो उसको कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना, सुरक्षित करने के लिए स्थापित करते हैं। किसी विशेष किस्म का प्राणी, विशेष किस्म का पक्षी, विशेष किस्म का पौधा, उसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार जो है वो कंजर्वेशन, जैसे मैं आपको बताऊं, बीकानेर के पास में जगह है जोड़बीड़, नाम सुना है? क्या खासियत? जोड़बीड़ एक कंजर्वेशन सेंटर है, फेमस इंडिया का। जोड़बीड़ के अंदर 90% देश के जो है वो गिद्ध आते हैं। गिद्ध समझते हैं ना? गिद्ध 90% गिद्ध हमें जोड़बीड़ के अंदर मिलते हैं। गिद्ध की आबादी जो है वो तेजी से खत्म हो रही है। गिद्ध की आबादी जो है वो तेजी से लुप्त हो रही है। लुप्त क्यों हो रही है गिद्ध? गिद्ध क्यों लुप्त हो रहा है? क्योंकि गिद्ध का भोजन क्या हुआ है? मरा हुआ जानवर। गिद्ध कभी भी जीवित जानवर को नहीं खाता। गिद्ध जानवर के मरने का इंतजार करता है। जानवर जब मर जाता है तो गिद्ध उसका शिकार करेगा, जीवित को कभी हाथ नहीं लगाएगा, मरे हुए जानवर को खाएगा। है? कितना भी भूखा हो जीवित जानवर का नहीं खाएगा। शेर जैसे कितना भी भूखा हो मरे जानवर को नहीं खाएगा। शेर के सामने मरा हुआ जानवर होगा तो वो नहीं खाएगा। गिद्ध के सामने अगर जीवित जानवर है तो उसको वो नहीं खाएगा। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाता है। जैसे अपने जोड़बीड़ के आगे क्या है, बीकानेर के अंदर जितने भी मृत पशु होते हैं उनको वहां पर जाकर के डाल देते हैं, तो वहां मरे हुए पशुओं को गिद्ध खाता है। एक दवा आती है डाइक्लोवन, अपन भी लेते हैं कई बार दर्द के अंदर, गायों के लगाते हैं, भैंसों के लगाते हैं। डाइक्लोवन जो है दर्दनाशक दवा है, और ये दवा एनिमल के शरीर में है, मृत जानवर के शरीर में। गिद्ध खाएगा तो गिद्ध की किडनी को फेल कर देगा। गिद्ध की किडनी को फेल कर देगा। इसीलिए गिद्ध जो है वो तेजी से लुप्त हो रहे हैं। गिद्ध को बचाना जरूरी है, और पूरे देश में गिद्ध को बचाने के लिए जो सबसे अग्रणी स्थान है वो है जोड़बीड़। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जोड़बीड़ वो स्थान है जहां सबसे ज्यादा गिद्ध संख्या में है। इसलिए जोड़बीड़ को हमने क्या, गिद्ध कंजर्वेशन सेंटर, इसका कंजर्वेशन सेंटर का नाम क्या रखेंगे फिर? गिद्ध कंजर्वेशन सेंटर, जहां गिद्ध को संरक्षण दिया हुआ है। किनके पास? कम लगाते हैं ना डॉक्टर। नहीं, बीमार पड़ गया तो उसको इंजेक्शन लगाया डाइक्लोवन का। अब वो बीमार जानवर मर गया बाद में, तो उसके बॉडी में तो डाइक्लोवन है, ये गिद्ध खाएगा, गिद्ध की किडनी को फेल कर देगा। और अगर गिद्ध खत्म हो गया धरती पर से
तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? गिद्ध खत्म हो गया, मान लो 90% गिद्ध की आबादी खत्म हो गई, अब 10% जो बचे हैं वो भी खत्म हो गए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? गया गया, कोई बात नहीं, या कोई फ़र्क पड़ेगा? गिद्ध एकमात्र ऐसा जानवर है जो मरे हुए जानवरों को खाता है, विशेषकर जो जानवर जंगलों में मर जाते हैं उनको खाता है, और मरे हुए जानवर को खा करके धरती की सफाई करता है। इट इज़ कॉल्ड नेचुरल स्कैवेंजर, धरती का प्राकृतिक सफाई करता कौन सा है? गिद्ध है। और अगर ये खत्म हो गया, मरा हुआ जानवर क्या होगा? सड़ेगा। मान लीजिए गाड़वाड़ के पास में अंदर कोई आगे जानवर मर गया, वो सड़ेगा, और सड़ा हुए जानवर से क्या होगा? अपन देखते हैं कई बार महामारी फैलने के चांसेस रहेंगे और हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। हम चाहें कि हम रहें धरती पर, तो हमारे रहने के लिए गिद्ध का रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये धरती को साफ करता है, मरे हुए जानवरों को साफ करता है, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये गिद्ध का कंजर्वेशन। एक आपने देखा होगा आजकल चिड़िया, स्पैरो जिसको अपन कहते हैं चिड़िया, गोरैया, कम हो रही है, लगभग 80-90% खत्म हो गई। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले आसपास खूब दिखाई देती थी, दिखाई नहीं देती आजकल। क्यों? क्योंकि रेडिएशन, मोबाइल टावर का रेडिएशन इसको ख़त्म कर रहा है। मोबाइल टावर का रेडिएशन चिड़ियाओं को ख़त्म कर रहा है। अगर किसी गांव में सारी चिड़ियाएँ ख़त्म हो गई तो वहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी गांव में सारी चिड़ियाएँ ख़त्म हो गई तो वहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा? चिड़ियों का भोजन क्या है? कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट है। खेतों के अंदर ये चींची करती रहती है दिन भर और कीड़े खाती है, फसलों की रक्षा करती है। अगर चिड़ियाएँ खत्म हो गई, किसी गांव की सारी चिड़ियाएँ मार दी गई, तो उस गांव की सारी फसल क्या हो जाएगी? चौपट हो जाएगी। तो हमारा भोजन फिर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये भी जरूरी है, हमें भोजन नहीं मिलेगा नहीं तो फसलें कीड़े मकोड़े चौपट कर देंगे, चिड़ियाएँ उसको कंट्रोल करेंगी। किसी स्थान की सारी बटरफ्लाई मार दी जाए तो क्या होगा? सारी बटरफ्लाई मार दी जाए तो क्या होगा? भोजन नहीं मिलेगा, परागण नहीं होगा, आगे बीज फसल बो रहे हैं, बीजों का अंकुरण नहीं होगा, परागण नहीं होगा, आगे नहीं होगा। तो ये इनका अस्तित्व, हमारा अस्तित्व इन पर के अस्तित्व पर निर्भर रहता है। तो इसीलिए हम ऐसे कंजर्वेशन सेंटर बनाते हैं, ताकि हमें कुछ विशेष जानवर जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, अगर ख़त्म होने के नज़दीक है तो उनकी आबादी को ख़त्म होने से रोका जाए। ये है वाइल्ड लाइफ को मैनेज करना। नेशनल पार्क की बात करें अपन, 2-4 एक पहला नेशनल पार्क आता है रणथंभौर। क्या कह रहा हूँ? है ना, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का है, बिल्कुल है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल का ब्रीडिंग सेंटर है। जैसे कुंभलगढ़ है, भेड़ियों का ब्रीडिंग सेंटर है। भेड़िया जो है वो देश के अंदर एकमात्र कुंभलगढ़ के अंदर ब्रीडिंग सेंटर है। रणथंभौर नेशनल पार्क, कोई 2-4 लाइनें इसके बारे में। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? सवाई माधोपुर। क्या विशेषता है रणथंभौर नेशनल पार्क की? 2-3 विशेषताएं। एक तो यह राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क है, राजस्थान का पहला नेशनल पार्क। 1955 तक यह सेंचुरी था, 1955 में सेंचुरी के रूप में स्थापित हुआ। 1980 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। रणथंभौर नेशनल पार्क 1980 में। अपन ने जब ज्योग्राफी पढ़ी थी शुरू में, तो अपन ने ये पढ़ा था, ये रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये अरावली पर्वतमाला यूं जा रही है, विंध्याचल यूं आ रहा है। रणथंभौर नेशनल पार्क में अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियाँ क्या है? आपस में टकराती है। एक तरफ तो अरावली लिखा रखा है मैंने पहले, अरावली यूं चल रही है, विंध्याचल यूं आ रहा है। तो रणथंभौर के अंदर हमें अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों का जो है एक तरह से मिलन स्थान मिले। यहाँ पर जो है हमने टाइगर सफारी पार्क स्थापित कर रखा है।
टाइगर सबसे ज़्यादा राजस्थान में कौन से नेशनल पार्क में है? रणथंभौर टाइगर सफारी पार्क। यहाँ का फेमस जो प्लेस है जहाँ से हम टाइगर देखते हैं, कौन सा स्थान है वो, जहाँ से हम बैठ करके, वो एक है ना इसका स्पॉट, जिस स्पॉट पर बैठा करके वो टाइगर को दिखाते हैं, जोगी महल के लिए फेमस है। जहाँ भी टूरिस्ट जाते हैं जोगी महल को देखते हैं। जोगी महल, यहाँ से हम टाइगर को देखते हैं। इस रणथंभौर नेशनल पार्क जो है, इसका जो, ये मान लीजिए रणथंभौर नेशनल पार्क है। पार्क के अंदर दो क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र कहलाता है कोर और एक कहलाता है, ये सेंटर का तो कोर और बाहर का क्या कहलाता है? बफर। बाहर का क्या कहलाता है? बफर। इसका रणथंभौर का कोर जो है वो बहुत छोटा है। इसका अगर हम कोर देखेंगे तो बहुत छोटा है। बफर जोन बहुत बड़ा है, यानी आपके लिए घूमने की जगह बहुत सारी है। कोर में कोई एंटर नहीं कर सकता। वो टाइगर का, एनिमल्स का अपना पर्सनल आवास होता है, जिसमें उनका अपनी पर्सनल लाइफ होती है। उसमें कोई भी टूरिस्ट जा नहीं सकता। इसका कोर सेक्टर बहुत छोटा है रणथंभौर का, तो ये एरिया बहुत है, तो हमें घूमने की जगह बहुत मिल जाती है, तो हम आसानी से टाइगर्स को देख सकते हैं। इसलिए आंख बंद करके देश का कोई भी बड़ा आदमी टाइगर देखने की इच्छा करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइगर 90% इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ये इसी क्षेत्र में है। अफ्रीका से कोई व्यक्ति आया, आज मैं बीकानेर में कहूँ मुझे जिराफ देखना है, कोई जू में दिख जाएगा तो दिख जाएगा, बाकी इंडिया में कहीं जिराफ नहीं दिखेगा। मुझे जेब्रा देखना है तो कोई जू में दिख जाएगा, क्योंकि वो वहीं कंगारू देखना है तो मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। जिराफ और जेब्रा देखना है तो मुझे अफ्रीका ही जाना पड़ेगा। इसी तरह से टाइगर देखना है तो आपको इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आना पड़ेगा। तो जो भी बाहर से व्यक्ति आता है, कोई अफ्रीका का प्रेसिडेंट आ गया, कोई अमेरिकन राष्ट्रपति आ गया, कोई यूएस का कोई आ गया, वो कहेगा हमें टाइगर देखना है, क्योंकि हमारे यहाँ तोता नहीं है, तो उसको हम कहाँ लाएंगे? रणथंभौर, क्योंकि इसका कोर बहुत छोटा है, बफर जोन बहुत बड़ा है, आसानी से उसको अंदर डाला, कहीं ना कहीं कोई टाइगर दिख गया, देखा करके उसको वापस बाहर निकाल लिया। अब ओबामा साहब इंडिया आए थे तो उन्होंने कहा टाइगर देखना है। अब ओबामा साहब की सुरक्षा कितनी लंबी चौड़ी होती है, अगर उसको अंदर ले आए और अंदर वो गुम हो गया ओबामा साहब, तो क्या है, तो जल्दी से जल्दी दिखाना और वापस बाहर निकालना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाता है जब बड़े लोग आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ टाइगर की संख्या बहुत ज़्यादा है, कोर छोटा सा है, बफर ज़्यादा है, आसानी से टाइगर देखे जा सकते हैं। तो जो भी बाहर से व्यक्ति आएगा वो टाइगर देखने कहाँ जाएगा? रणथंभौर। जितने भी अपने बड़े बड़े लोग हैं, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इनको टाइगर देखने की इच्छा हो गई, अब इनकी इच्छा हो गई भाई, तो इनको कहाँ लेके आएंगे? और गणी है बहुत सारे, लेकिन कहाँ ले जाएंगे, कहाँ इनको? यहीं पर, क्योंकि यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है? इसकी 2-3 लाइनें। कब स्थापित हुआ केवलादेव नेशनल पार्क? जस्ट 1 साल बाद 1981 के अंदर, 1981 में स्थापित हुआ। इसकी क्या विशेषता है? पक्षियों का स्वर्ग, एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, साइबेरियन क्रेन्स के लिए विख्यात, साइबेरियन, और राजस्थान का एकमात्र स्थान जिसको यूनेस्को ने, एकमात्र प्राकृतिक स्थान जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर में शामिल किया है। और साथ साथ में यह राजस्थान का दूसरा स्थान है जो वेटलैंड में भी शामिल है। इकोलॉजिकल साइट समझते हैं ना, जो पर्यावरण से जुड़े स्थान होते हैं। जैसे एक तो अपन घूमने जाए जूनागढ़ और एक अपन देखने जाए गजनी सेंचुरी, तो गजनी सेंचुरी को हम क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल साइट कहेंगे। वहाँ इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। जूनागढ़ देखने जा रहे हैं तो एक हिस्टोरिकल साइट कहेंगे। तो राजस्थान का एकमात्र इकोलॉजिकल साइट है, पर्यावरण से जुड़ा क्षेत्र है, जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। बाकी किले विले तो खूब है राजस्थान के, 6-7-8 तो किले हैं, और अपने कालीबंगा सब सिविलाइजेशन, ऐसे कई चीज़ें हैं। लेकिन एकमात्र प्राकृतिक स्थान जो विश्व धरोहर में है वो केवलादेव है। विश्व धरोहर में नम भूमि में भी इसको शामिल किया हुआ है, केवलादेव नेशनल पार्क को। 1985 में इसे विश्व धरोहर में एशिया में सबसे बड़ा पक्षियों का प्रजनन स्थली है।
आपने इसका नाम सुना होगा, डॉक्टर सलीम अली है, पक्षी वैज्ञानिक, ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली ने अपने पक्षियों पर रिसर्च कहाँ की थी? इसी पर। और सलीम अली के साथ में एक वैज्ञानिक और थे, डॉक्टर स्टीवंस। इन दोनों ने मिलकर के किताब भी लिखी थी, भरतपुर बर्ड पैराडाइज नाम से इसी पार्क पर किताब भी लिखी हुई है। तो पक्षियों के लिए केवलादेव बहुत फेमस रहा हुआ है। इसी तरह से तीसरा हमारे पास में नेशनल पार्क आता है, वो मुकुंदरा हिल्स आता है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा और झालावाड़, ये ध्यान रखना है। मुकुंदरा हिल्स, कोटा, झालावाड़। और 2012 में स्थापित हुआ, वो भी टाइगर रिजर्व के अंदर है। जो अपने टाइगर रिजर्व क्षेत्र है उसमें मुकुंदरा हिल्स भी आता है। तो मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक पॉइंट्स को आप लिखिए। पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में फर्स्ट लिखिए नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। कुल 3 हैं। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कुल कितने हैं? 3। फर्स्ट लिखिए रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क। स्थापना, अब इसमें 2 पॉइंट डालने पड़ेंगे। स्थापना, पहला पॉइंट लिखिए सेंचुरी के रूप में 1955, राष्ट्रीय उद्यान 1980। सेंचुरी 1955, राष्ट्रीय उद्यान 1980। सेंचुरी 1955, राष्ट्रीय उद्यान 1980। यानी 1955 में इसको सेंचुरी के रूप में स्थापित हुआ, 1980 में राज्य सरकार से भारत सरकार ने ले लिया। तो किस में हो गया? तो अगर क्वेश्चन ये आता है ना कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई तो अपन 1980 कहेंगे, लेकिन यह पहले सेंचुरी के रूप में कब स्थापित हुआ तो 1955 करना। आगे लिखिए 1980 है, वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड है, दायरा बढ़ाती है, क्या क्या उसमें नए कार्यक्रम लगाती है, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आगे लिखिए क्षेत्रफल में यह राजस्थान का प्रथम पार्क है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पार्क है। राजस्थान का प्रथम पार्क है, वह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पार्क है। प्रथम पार्क है, वह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पार्क है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पार्क है। ब्रैकेट में 282 स्क्वायर किलोमीटर, 282 स्क्वायर किलोमीटर, 282 स्क्वायर किलोमीटर। पहला नेशनल पार्क पूछे तो रणथंबोर, सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछे तो भी क्या है? रणथंबोर। अब आ जाइए विशेषताएं, 2-3 विशेषताएं लिख लीजिए इसकी। विशेषताएं, पहली विशेषता, रणथंबोर को बाघों का घर कहा जाता है। सर्वाधिक बाघ यहाँ पर है, टाइगर्स। रणथंबोर को बाघों का घर कहा जाता है। बाघों का घर कहा जाता है। दूसरा, सेकंड पॉइंट, यहां अरावली व विंध्याचल पहाड़ियां आपस में टकराती है। यहां अरावली व विंध्याचल पहाड़ियां आपस में टकराती है। अरावली व विंध्याचल पहाड़ियां आपस में टकराती है। तीसरा पॉइंट, टाइगर देखने के लिए टाइगर सफारी पार्क स्थापित है। टाइगर देखने के लिए टाइगर सफारी पार्क स्थापित है। टाइगर सफारी पार्क स्थापित है। चौथा पॉइंट,
यहाँ जोगी महल व त्रिनेत्र गणेश मंदिर चर्चित है। यहाँ जोगी महल व त्रिनेत्र गणेश मंदिर चर्चित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर चर्चित है। अंदर पार्क के अंदर है, पार्क के अंदर है। 5वां, रणथंभौर व सरिस्का के मध्य, रणथंभौर व सरिस्का के मध्य, रणथंभौर व सरिस्का के मध्य राज्य का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर स्थापित होगा। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, राज्य का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर स्थापित होगा। कॉरिडोर स्थापित होगा। दूसरा जाइए, नेक्स्ट सेकंड, केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क, पहला पॉइंट, घाना बर्ड सेंचुरी के रूप में 1956 में स्थापित, घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से 1956 में स्थापित, घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से 1956 में स्थापित, 1956 में स्थापित, 1956 में स्थापित, 1981 में 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। नाम केवलादेव नेशनल पार्क रखा। नाम केवलादेव नेशनल पार्क रखा। दस अक्टूबर 1981 को 10 अक्टूबर 1981 को इसे रामसर साइट, रामसर साइट समझ में आ रहा है सबके? रामसर साइट का मतलब क्या हुआ? नम भूमि, ब्रैकेट में कर दीजिए नम भूमि, हाँ वेटलैंड। रामसर साइट या वेटलैंड में शामिल किया गया। ना ना डेट बिल्कुल सही है। 10 अक्टूबर 1981 रामसर साइट में शामिल किया गया। 10 अक्टूबर 1981 81 में ही यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया। 81 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया। 81 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। क्या सॉरी कितना लिखा है? 80 नहीं 85। 85 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया। 85 है, ध्यान रखना। 85 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया। 81 में नम भूमि में रामसर साइट में शामिल हुआ। 85 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। विशेषताएं भरतपुर, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर, रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर, ये तो सब केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो। रणथंभौर सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, केवलादेव भरतपुर। अब इसकी विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता, यह एशिया का सबसे बड़ा पक्षियों का प्रजनन स्थल है। एशिया में सबसे बड़ा
पक्षियों का प्रजनन स्थल है? एशिया में सबसे बड़ा पक्षियों का प्रजनन स्थल है जो साइबेरियन सारस के लिए विख्यात है। साइबेरियन सारस के लिए विख्यात है। सेकंड पॉइंट, यह भारत के गोल्डन ट्राइएंगल के मध्य है। गोल्डन ट्राइएंगल है, यह भारत के गोल्डन ट्राइएंगल के मध्य है। हाँ, टूरिस्ट वाला मैं अभी बताता हूँ, लिख लीजिए। गोल्डन ट्राइएंगल के मध्य है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल घोषित है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल घोषित है, गोल्डन ट्राइएंगल के मध्य है। सबसे फेमस जो है टूरिस्ट सर्किट कौन सा है? भारत में सबसे फेमस टूरिस्ट सर्किट कौन सा है? ये अपना राजस्थान है। यहाँ ये केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर है। इधर ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिल्ली मिलेगा। और इधर मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आगरा मिलेगा। दिल्ली, आगरा, भरतपुर। सॉरी रास्ते में आ गए। ये रास्ते में आ गए एक्चुअली। ये दिल्ली है, ये आगरा है और ये जयपुर है। ठीक है, ये राजस्थान का जयपुर है। दिल्ली से जयपुर आए, जयपुर से भरतपुर होते हुए आगरा चले गए, आगरा से वापस दिल्ली आ गए। और यहाँ क्या है? भरतपुर है। दिल्ली से, आगरा से, जयपुर से इक्वल दूरी पर, लगभग 180 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस आता है, इक्वल डिस्टेंस पर। आगरा भारत का वह स्थान है जहाँ सर्वाधिक विदेशी लोग आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स कहाँ आते हैं देश के अंदर? आगरा। क्या चीज़ देखने के लिए? ताजमहल। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ आते हैं? जयपुर, राजस्थान के हिस्टोरिकल पैलेस को देखने के लिए। और दिल्ली कैपिटल है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। तो दिल्ली आने वाला जयपुर आ रहा है, जयपुर आने वाला आगरा जा रहा है, आगरा जाने वाला फिर दिल्ली जा रहा है। और इन तीनों के बीच में रणथम केवलादेव आ गया, तो वो आगरा वाला भी यहाँ पहुँच जाता है, दिल्ली वाला भी यहाँ पहुँच जाता है, जयपुर वाला भी यहाँ पहुँच जाता है। इस कारण ये गोल्डन ट्रायंगल के मध्य, जो देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट सर्किट है, देश में सबसे ज़्यादा पर्यटक हमें इस सर्किट में मिलेंगे, उसके मध्य होने के कारण इसका फायदा होता है इसको कि सर्वाधिक पर्यटक यहाँ आते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल घोषित है। समझ में आ गया ना? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल घोषित है। कौन से जिले में आते हैं? आगरा के अंदर, और दिल्ली अपना कैपिटल है, इस वजह से है। तो उनके मध्य में दोनों तीनों से समान इक्वल दूरी पर है, तो नेचुरली के जल्दी ज़्यादा है। अगला पॉइंट लिखिए, पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली, पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली और डॉक्टर मार्टिन इवान, अंग्रेज था ये, डॉक्टर मार्टिन इवान, पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर मार्टिन इवान इसी पार्क से संबंधित थे। इवान डॉक्टर मार्टिन इवान इसी पार्क से संबंधित थे। इनकी किताब है भरतपुर बर्ड पैराडाइज, किताब भरतपुर बर्ड, इन दोनों की भरतपुर बर्ड पैराडाइज, भरतपुर बर्ड पैराडाइज। अगला पॉइंट, पाइथन पॉइंट पार्क का मुख्य पर्यटन स्थल है।
भरतपुर बर्ड पैराडाइज, एक मिनट, भरतपुर बर्ड पैराडाइज किताब का नाम है, जो डॉक्टर मार्टिन इवान ने और सलीम अली ने मिलकर लिखी थी। है एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन तो वो उसमें आएगा, किलो के अंदर आएगा, इसमें नहीं आएगा। मार्टिन इवान ही आएगा इसमें, मार्टिन इवान ही आएगा। एरिक डिक्सन ने तो वो तो किलो के अंदर आएगा, याद नहीं आएगा, वो कल्चर में आएगा एरिक डिक्सन। और लास्ट में पॉइंट लिखिए इसका, पाइथन पॉइंट प्रमुख पर्यटन स्थल है, पाइथन पॉइंट प्रमुख पर्यटन स्थल है, पाइथन पॉइंट प्रमुख पर्यटन स्थल है। जैसे वहां पर ने जोगी महल लिखा था ना, यहाँ क्या लिख रहे हैं, पाइथन पॉइंट फेमस टूरिस्ट साइट, जहां पर लोग जाते हैं और बर्ड्स को देखते हैं। तीसरा आ जाइए, पाइथन पॉइंट प्रमुख पर्यटन स्थल है। जैसे अपन भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क देखने जाएंगे, तो देखने जाएंगे पर तो अपने को जो टूरिस्टों के साथ में कहाँ ले जाया जाएगा, पाइथन पॉइंट पर। वहाँ पाइथन पॉइंट पर खड़े होंगे तो हज़ारों की संख्या में हमें पर्यटन टूरिस्ट बर्ड्स जो है वो दिखाई देंगे। तो फेमस पर्यटन स्थल जो पार्क के अंदर है उसका नाम क्या है, पाइथन पॉइंट। वो आपको गाइड करके चलते हैं, पाइथन पॉइंट चलते हैं, वहाँ से आपको दिखा देता हूँ सारा कौन कौन से बर्ड्स है, कैसे कैसे आए हुए हैं। तो वो एक साइट हो गया। जैसे वहाँ पर ने जोगी महल कहा, जोगी महल चलिए, वहाँ कोई ना कोई टाइगर दिख जाएगा, तो पाइथन पॉइंट चलिए बहुत सारे बर्ड्स दिख जाएंगे। तो खुला कवर को घर में थोड़ी रखना है, नहीं, खुला ही तो ओपन होता है एकदम, कवर इतना कोई कवर थोड़ी रखा जाता है, वो तो फिर जू हो जाएगा कवर का आपने कर दिया हो तो। तीसरा लिखिए, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, तीसरा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। कोटा झालावाड़, कोटा झालावाड़, स्थापना 9 जनवरी 2012, स्थापना 9 जनवरी 2012। विशेषता, पहली विशेषता लिखिए, कोटा के शासक मुकुंद सिंह, कोटा के राजा मुकुंद सिंह द्वारा बनाई हुई कोटा के राजा मुकुंद सिंह द्वारा बनाई हुई शिकार की ओदियां कहते हैं गुफाओं को, शिकार की कलात्मक ओदियां मिलती है, कलात्मक ओदियां का अर्थ होता है गुफा, शिकार की कलात्मक ओदियां मिलती है, ओदियां, कलात्मक ओदियां मिलती है। और मुकुंद सिंह की प्रेमिका अबली मीणा का महल है, मुकुंद सिंह की प्रेमिका अबली मीणा का महल है, अबली मीणा का महल है। दूसरा पॉइंट, पार्क पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए विख्यात है, पार्क पाषाणकालीन शैल चित्र, शैल चित्र, शैल मतलब होता है पत्थर, पत्थरों पर रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग, पाषाणकालीन शैल चित्र, रॉक पेंटिंग जिसको अपन कहते हैं, शैल चित्रों के लिए विख्यात है। तीसरा, पार्क में गागुरोनी तोते मिलते हैं, गागुरोनी तोते, गागुरोनी तोते
पार्क में गागरोनी तोते मिलते हैं। चौथी विशेषता, दर्रा सेंचुरी और जसवंत सागर सेंचुरी पार्क के ही हिस्से हैं। दर्रा सेंचुरी, दर्रा सेंचुरी व जसवंत सागर सेंचुरी पार्क के अंदर है। दर्रा सेंचुरी, जसवंत सागर सेंचुरी पार्क के अंदर है। अब आ जाइए सेंचुरीज। नेशनल पार्क तीनों हो गए, अब आता है सेंचुरी। सेंचुरी कुल कितना सेंचुरी है? 27। सेंचुरी की संख्या 27, 27। सबसे पहली सेंचुरी लिखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब देखिए नाम है इसका राष्ट्रीय मरु उद्यान, भारत सरकार के पास नहीं है, ये है किसके पास? राज्य सरकार के पास है। नाम करने से नहीं हो जाता है, इसका नाम जरूर राष्ट्रीय मरु उद्यान रखा हुआ है, लेकिन है किसके पास? राज्य सरकार के पास। इसलिए है क्या ये? सेंचुरी है। सेंचुरी है, राष्ट्रीय पार्क नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। स्थापना 1981। स्थापना 1981। यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सेंचुरी है। यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सेंचुरी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सेंचुरी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो अपन ने कौन सा लिया था? रणथंभौर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सेंचुरी पूछते हैं राष्ट्रीय उद्यान, और इसका क्षेत्रफल भी याद रख लीजिए 3162 वर्ग किलोमीटर। 3162 बहुत आसानी से याद हो जाएगा, 31 और 62 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी ध्यान रखिए, सबसे बड़ी सेंचुरी 3162 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ी सेंचुरी, पहली नहीं कह सकते। सबसे बड़ी सेंचुरी कौन सी है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। दूसरी विशेषता, विशेषता लिखिए इसके। बड़ा है, बिल्कुल है, बड़ा है। सेंचुरी तो क्या है? एरिया इसका जैसलमेर में जमीन जमीन है, भूमि भूमि है। वहाँ कहाँ भूमि है? इसमें रणथंभौर में भूमि कहाँ है? तो जैसलमेर तो खाली पड़ा अभी भी, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तभी तो रोज अखबारों में आ रहे कभी कहीं भूमि घोटाला। आज मैंने पढ़ा कहाँ पे, पुगल में हो गया, उससे पहले खाजूवाड़ा में हुआ था, उससे पहले छतरगढ़ में हुआ था। जमीन तो यही है। वाड्रा जी को भूमि लेने के लिए बीकानेर क्यों आना पड़ता है? वाड्रा जी के लिए इंडिया कम था क्या? जमीन और कहीं है ही नहीं। ये पानी भर देना। यहाँ राज्य पक्षी गोडावन संरक्षण केंद्र स्थापित है। यहाँ राज्य पक्षी गोडावन संरक्षण केंद्र स्थापित है। राज्य पक्षी गोडावन संरक्षण केंद्र, गोडावन संरक्षण केंद्र स्थापित है। दूसरी विशेषता, दूसरी विशेषता, पार्क पीवड़ा सांपों के लिए विख्यात है। पीवड़ा सांप नाम तो सुना होगा आपने से कहीं? पीवड़ा सांप, हाँ, क्या खासियत होती है पीवड़ा सांप? है सबसे जहरीला नहीं होता, सबसे जहरीला किंग कोबरा होता है। सबसे जहरीला ये नहीं होता है, बिना काटे जहर फेंक देता है। पीवड़ा सांप जो होता है वो
व्यक्ति अगर चारपाई पर भी सो रहा है तो उसके पास में आएगा और उसका जो नाक है, श्वास ले रहा है, वहाँ जाकर के अपना हुड रखेगा वो, और वो एयर के अंदर जहर छोड़ेगा और जहर जो है उस व्यक्ति के श्वास के थ्रू उसके शरीर के अंदर चला जाएगा और व्यक्ति की जो है वो नींद में ही मृत्यु हो जाएगी, बिना काटे ही वो मार देगा। डेजर्ट्स का एक फेमस सांप है पीवड़ा सांप, जो मरुस्थल का एक फेमस सांप है, वो इसी पार्क में मिलता है। पीवड़ा सांपों के लिए विख्यात है। तीसरा पॉइंट वो अपन ने पहले डिस्कस किया था कि राजस्थान में जो है अपन ने पढ़ा था फॉसिल्स सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर के अंदर, और इस यहीं पर जो है एक फॉसिल्स म्यूजियम स्थापित है। क्या नाम है? आकलवुड। तो तीसरा पॉइंट, पार्क में आकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थापित है। पार्क में आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड, वुड मन लकड़ी, आकलवुड फॉसिल पार्क स्थापित है। फॉसिल पार्क स्थापित है। हम डायनासोर के जीवाश्म यहाँ देख सकते हैं। हम डायनासोर के जीवाश्म यहाँ देख सकते हैं। डायनासोर के जीवाश्म यहाँ देख सकते हैं। लास्ट एक और लिख लीजिए, सरिस्का सेंचुरी, सेकंड सरिस्का सेंचुरी कहाँ पे है? अलवर के अंदर। सरिस्का सेंचुरी अलवर। विशेषताएं, सेंचुरी में टाइगर, सेंचुरी में टाइगर पार्क स्थापित है। सेंचुरी टाइगर्स के लिए फेमस है, टाइगर पार्क स्थापित है। सेंचुरी, सेकंड पॉइंट, सेंचुरी हरे कबूतर और राष्ट्रीय पक्षी मोर के लिए विख्यात है। हरे कबूतर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, हरे कबूतर और राष्ट्रीय पक्षी मोर के लिए चर्चित है। मोर के लिए चर्चित है। राजस्थान में रेसस मंकी, रेसस बंदर, ये रेसस सुना हुआ इसका, रेसस मंकी, रेसस मंकी या रेसस बंदर केवल इसी सेंचुरी में मिलते हैं। रेसस मंकी बंदर की प्रजाति है। इसी बंदर की प्रजाति के आधार पर हमने जो है ABO ब्लड ग्रुप खोजे थे। मनुष्य का ब्लड सैंपल रेसस मंकी के ब्लड सैंपल से मिलाया, मिल गया तो RH नेगेटिव है, RH पॉजिटिव है, नहीं मिला तो RH नेगेटिव। RH कारक जो होते हैं वो इसी रेसस बंदर से निकाले हुए हैं। तो रेसस मंकी केवल यहीं पर मिलता है और कहीं नहीं मिलता। RH फैक्टर पता करते हैं ना ब्लड के अंदर, अपन कहते हैं RH पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, O पॉजिटिव, तो ये इसी रेसस मंकी के आधार पर निकालते हैं, केवल यहीं पर मिलता है। चौथा पॉइंट, इसी पार्क में कांकणबाड़ी व भानगढ़ किले स्थापित है, बने हैं। इसी पार्क में कांकणबाड़ी व भानगढ़ किले, कांकणबाड़ी व भानगढ़ किले बने हुए हैं। कांकणबाड़ी किला और भानगढ़ किला, कांकणबाड़ी किला और भानगढ़ किला दोनों क्यों चर्चित रहे? कांकणबाड़ी किला क्यों चर्चित रहा था? अपन ने शायद पहले डिस्कस किया भी है एक बार। दारा शिको, मैंने बताया था एक बार, दारा शिको आकर के छिपा था। औरंगजेब और दारा शिको के मध्य युद्ध हुआ था, दारा शिको पराजित हुआ था, तो उसने छिपने के लिए जगह कौन सा चयन किया था? कांकणबाड़ी किला सरिस्का के अंदर, और भानगढ़ किला भूतों के लिए। कल इसमें और लेंगे।